नमस्कार। सीमा जागरण मंच पिछले बहुत सालों से जो बॉर्डर के जो एरिया है, सीमा के जो जहाँ पर भारत की सीमाएँ लगती है, वहाँ पर जो गाँव है, वो गाँव को लेकर सीमा जागरण मंच पिछले बहुत सालों से कार्यरत है। सीमा जागरण मंच का जो कार्य है, वह बॉर्डर के जो गाँव हैं और आर्मी या फिर बीएसएफ के जो जवान हैं, उनके साथ संलग्न करना और गाँवों में जो समस्या है, उन पे काम करना। अभी फिलहाल जो एक विषय बना है, कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। कश्मीर जहाँ पर पहलगाम जहाँ की बहुत सारी चर्चा है और 28 हिंदू जिनके नाम पूछ-पूछ कर उनकी हत्या की गई। उससे बात कर रहे हैं सीमा संवाद। आज हम इस विषय पर उपस्थित हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी हैं। नीरजा जी जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है और 2015 से शायद आप कश्मीर अध्ययन समिति के सभ्य हैं। तो कश्मीर के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी है, आपके बहुत सारे प्रवास भी उस विषय पर रहे हैं। तो अभी जो कश्मीर का जो मुद्दा छिड़ा है, उसकी तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है या फिर 370 के बाद की वहाँ की जो परिस्थिति रही और वहाँ पर एक कैसा मतलब लोगों की मानसिकता रहती है, उस विषय पर मुझे बात करनी है। तो आपके जो प्रवास रहे, उस विषय पर वो जानना है कि कैसी स्थिति है कश्मीर में? जी, भौगोलिक स्थिति तो हमें पता ही है कि एक तरफ से एक भाग पीओजे में जाता है, दूसरी तरफ से वो लद्दाख के पास अक्साई चीन का एक हिस्सा है। सो दोनों तरफ से भौगोलिक रूप से हम अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल से घिरे हुए हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात है, जब से 370 का एब्रोगेशन हुआ है, तब से डिलिमिटेशन की वजह से लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना और जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य बना जिसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे। लेकिन शायद बहुत अच्छी स्टडी के बाद ये 370 का एब्रोगेशन हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि जो जनरल एक भावना थी, उस भावना में बहुत प्रेरक वहाँ का वातावरण बना। लोगों में उम्मीद जगी, लोग मुख्य धारा में जुड़े और ना सिर्फ बिजनेसमैन बल्कि युवा भी, वहाँ की जो स्त्री शक्ति है वो भी, बहुत बड़ा बदलाव है। और फिर पिछले कुछ दिनों में वहाँ G20 का भी आयोजन किया गया, उससे भी बहुत उसका एक पूरा दृश्य बदला हुआ दिखता है, श्रीनगर का और घाटी का भी और जम्मू का भी। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी तो वो वापस पनपना शुरू हुआ है। तो उसमें टूरिज्म आगे बढ़ा है, उसमें बिजनेस आगे बढ़ा है, उसमें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। हमने देखा वहाँ अटल टनल जो बनाई गई, उसकी वजह से बहुत सी दूरियां, दुर्गम रास्ते जो कि जाड़े में वो बंद हो जाते थे क्योंकि बहुत बार हिमपात होता था, तो वो सब सुविधाएं बनी हैं। उससे रास्तों का जो सफर है वो कम हुआ, कम समय में हुआ और थोड़ा आसान हुआ। तो ये सब बहुत बड़े बदलाव हैं, ये कोई छोटे बदलाव नहीं थे। इसी तरह वंदे भारत से जिस तरह पूरी घाटी जुड़ी है, वहाँ तो रेल की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, पहली बार रेलगाड़ी चली है। तो बहुत ज़्यादा लोगों में भी एक तरह का नया उत्साह वहाँ दिखता रहा है। पूरे आमूल-चूल में देखें तो आतंकवादी घटनाओं में बहुत ज़बरदस्त कमी आई। कम नहीं कहूँगी बल्कि कई जगह तो बिल्कुल नहीवत हो गई। सो पहले जो 22 ज़िले होते थे जिसमें से थोड़े अभी लद्दाख में निकले हैं, उनमें सब में मिलाकर देखें तो अब खाली 3 ही ज़िले ऐसे रह गए थे, जहाँ की कंसंट्रेट करके आर्म्ड फोर्सेस का काम ज़्यादा बढ़ा। जो बढ़ा नहीं मतलब उसमें चलता रहा। लेकिन अदरवाइज़ पूरी शांति वहाँ बाकी के 18 ज़िलों में, कोई ऐसी नहीं तो घटना बनती है, नहीं कोई वहाँ ऐसे खतरे की कोई बात है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया इसमें। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो मेरी स्टडी ये कहती है कि जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ एफएम रेडियो ज़्यादा आए हैं, रेडियो चैनल ज़्यादा बने, टीवी चैनल ज़्यादा बने। दोनों तरफ की जो उनकी लॉगबुक देखी जाए तो व्यूअरशिप बढ़ी है, श्रोता बढ़े हैं। आपस में कई भाषाएँ ऐसी हैं जो सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में दोनों तरफ बोली जाती हैं। उसमें हाल ही में बहुत सारे सांस्कृतिक कॉम्पिटिशन हुए, तो सीमा पार के लोगों ने भी उसमें भाग लिया है और पूरा हमने वो एक पूरा चार्ट ऐसा ड्रॉ किया था जिसमें हमें ये पता चले कि
भारतीय संस्कृति के प्रति जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ उत्साह बढ़ा है। उनके यात्राएं हुए, सिंधु यात्रा है या क्षीर भवानी यात्रा है या अमरनाथ यात्रा है, उसमें भी सुरक्षा की भावना बढ़ी इन दिनों। और बिना डर के जो टूरिस्ट है, पर्यटन है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो आपका इतनी बार जाना हुआ, वहाँ पर प्रवास रहा, वहाँ के लोगों से आपने मुलाकात की होगी और आर्मी के जो जवान हैं उनसे मिलना हुआ होगा। यहाँ पर एक हम जो इस विषय पर आते हैं, तो घटना ऐसी थी कि जहाँ पर आर्मी के जवान के वेश में आतंकवादी आते हैं और उन पर हमला करते हैं। उसके बाद लोगों का आर्मी पर से विश्वास उठना, क्योंकि जब आर्मी वाले दोबारा आए, जब जो रियल में थे, लेकिन लोगों को डरने लगने लगा, क्योंकि स्वाभाविक बात है, पहले भी जब आर्मी वाले आए थे तो वो आतंकवादी थे। तो उस विषय में एक तो 2-3 चीजें मुझे जाननी है आपसे। वहाँ के लोग, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका नजरिया कैसा है? आर्मी और वहाँ के लोगों से ट्यूनिंग कैसी रहती है वहाँ पर? देखिए, एक सोसाइटी है, अब वो मुस्लिम बहुल सोसाइटी है ज्यादातर। और ये नहीं माने कि मुस्लिम बहुल में खाली एक ही वर्ग के मुस्लिम, वो अलग अलग तरह के लोग हैं। उसमें पहाड़ी भी हैं, गुर्जर भी है, गदरिये भी हैं, फिर जो ये डोगरी बोलते हैं ये लोग भी हैं। बहुत तरह के मिक्स सोसाइटी है। तो ऐसा नहीं है कि वैमनस्य भरा है मन में। जो वहाँ का लोकल नागरिक है, वो लोकल नागरिक तो एक टूरिस्ट को टूरिस्ट की तरह देखता है, पूरा सहयोग भी देता है, उसको गाइड भी करता है, उसको जो उसकी सुविधाएं हैं मुहैया भी कराता है। क्योंकि ये तो हम भी समझते हैं कि लगभग 80% वहाँ का व्यापार टूरिज्म पर चलता है, कश्मीर का। जहाँ पहलगाम के जिस एरिया में ये घटना बनी, वहाँ पे आने जाने का कोई और मोड नहीं है, सिर्फ घोड़े हैं। आप घोड़ों से जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं, वहाँ गाड़ियां नहीं जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने जगह ऐसी चुनी जहां से कोई गाड़ियां लेके भागना चाहे तो वो मौका ना मिले। दूसरी बात यह है कि जो वो पूरा परिसर था वो सिर्फ टूरिस्टों का था। उसमें लगभग 200-300 तो दुकानें होती हैं छोटी छोटी। और वहां उस दिन भी लगभग 500 पर्यटक थे। तो ऐसा नहीं कि छूटा छवाया या कोई बिल्कुल खाली पड़े निर्जन क्षेत्र में ये काम हुआ है। इसलिए लगता है कि प्लानिंग बहुत बड़ी। फौजी वेश में आना अपने आप में ये बताता है कि वो निर्भीक होकर आना चाहते थे, जिससे कोई उन पर शक ना कर सके। इसलिए वो फौज के वेश में आए और बाहर बिल्कुल लगे हुए क्षेत्र में इतने घने जंगल हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे चीड़ के और देवदार के वृक्ष हैं, इसमें से वो निकल के आए हैं। तो जब वो फौजी वेश में आ रहे हैं तो पेड़ों में जब हलचल होती है तो कोई आसानी से दिखता नहीं है अगर आपने उस रंग के कपड़े पहने हैं। तो ज्यादातर तो वो इसलिए भी ये कपड़े पहनते हैं ताकि कोई उन्हें लोकेट ना कर पाए। जहां तक सेना की बात है कि बाद में सेना आई तो लोगों में थोड़ा दहशत की बात थी, वो स्वाभाविक भी है। और दूसरा ये कि क्योंकि उस क्षेत्र में सुरक्षित क्षेत्र था और कोई आवागमन ज्यादा नहीं होता था, उस दिन सेना को आने में भी लगभग 1 घंटा लगा। तो ऐसा कुछ लगा लोगों को कि कहीं दोबारा ना आ गए, क्योंकि वो जिस तरह से गए थे वो उसने संशय पैदा किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जहां तक आम कश्मीरी की बात है, धर्म के नाम पे तो ठीक है मुस्लिम बहुल है, लेकिन ऐसा विभाजन टूरिस्ट के साथ पहली बार देखा है। लोकल सोसाइटीज में होता होगा, उनकी अपनी सोसाइटीज होती होंगी कि ये मुस्लिम यहाँ रहेंगे, हिंदू यहाँ रहेंगे, सिख यहाँ रहेंगे। लेकिन टूरिस्ट के साथ कभी ऐसा सुना नहीं कि धर्म के नाम पे भेदभाव किया गया हो और टूरिज्म को डरा दिया गया और टूरिस्ट को डराया गया। ये कोई मैसेज था ऐसा कुछ देना? बिल्कुल, बहुत ही, मैं तो इसे एक तरह का लेयर्ड इंसिडेंट मानती हूँ। इसके साथ बहुत चीजें जुड़ी हैं। इसके साथ ये भी जुड़ा है कि उस दिन यूएस के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ थे, वैंस। ये भी जुड़ा है कि उस दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा पे गए थे। इससे ये भी जुड़ा है कि भारत में वक्फ के ऊपर जो अब फाइनल निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है, तो ये धर्म के नाम पे जो धर्म बुलवा के मारा गया, उससे पूरे देश में मैसेज जाए कि मुस्लिमों ने मारा है और धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा है। तो पूरे देश में एक तरह की अस्थिरता हो जाए या
जो वक्फ में अभी भी बहुत से मुस्लिम संगठन हैं जो वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं, वो उन्होंने टोटल एक बाइनरी क्रिएट हो जाए, इस तरह से उन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। दूसरी, जिस तरह का माहौल इस समय भारत में है, बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था है, सशक्त मैसेज है, विश्व भर में भारत की एक स्वीकृति है, इन सबको डिगाने के लिए और उसके बाद जो पड़ोसी देश है, वहाँ पे जिस तरह की अस्थिरता है, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि वहाँ बलूचिस्तान हो या सिंध हो, वहाँ काफ़ी उथल-पुथल है उन क्षेत्रों में, तो उसको भी काउंटर करना है। और अभी पिछले हफ्ते के ही अब समाचार आ रहे हैं कि जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह, उसकी हमास के कुछ नेताओं के साथ पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ही मुलाकात हुई है और वो पूरी मुलाकात कश्मीर के मुद्दे पे हुई है। यानी ये जो स्लीपर सेल्स इन्होंने अब वापस से बनाए हैं कश्मीर में, ये पूरी एक नियोजित साजिश ही रही होगी, पूरी तरह से एक नियोजित साजिश है। फिर टाइमिंग ऐसा चुना कि अभी-अभी टूरिज्म का सीजन शुरू हुआ है, वैकेशन सब जगह शुरू हुए हैं, पर्यटन अब शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब है कि लोग डर के पूरा पर्यटन कैंसिल कर देंगे, तो बहुत बड़ी आर्थिक मार पड़ेगी वहाँ के लोगों की, वापस से वो बेरोजगार होंगे और ऐसी घटना के बाद लंबे समय तक बेरोजगार हो, ऐसी नीयत से उन्होंने ये घटना की है कि जल्दी से ये पर्यटन नहीं उबर पाए, ऐसा उन्होंने इस सोच के साथ ये की है, जिससे कि क्योंकि कोई भी व्यवसाय है, बढ़ता व्यवसाय उस पूरी कम्युनिटी में एक आत्मविश्वास लाता है। अब अगर इस किसी कारण से पर्यटन निषिद्ध होता है, तो वहाँ के लोग वापस बेकारी की तरफ, वापस बेरोजगारी की तरफ बढ़ेंगे। उससे ना उनको बहलाकर और उनको अपनी नीयत से काम कराना और आसान हो जाता है। तो शायद इस नीयत से भी काम किया गया है कि युवा बेरोजगार हो और फिर हम उनको बहलाकर अपना मकसद सीधा कर सकें। तो मैं इसको घटना को बहुत लेयर्ड देखती हूँ, ये एक मैसेज नहीं है, इसमें से बहुत से मैसेजेस दिख रहे हैं निकलते हुए और ये चारों तरफ का जैसे एक साथ समेटा हुआ सोचा समझा एक घटनाक्रम है। जो बिल्कुल जैसे आपने बात की कि लेयर वाली जो घटनाएं लग रही है, जहाँ पर जेडी वेंस वाला एग्जाम्पल है या फिर वकफ है या फिर टूरिज्म है। एक किस्सा ऐसा भी है, मतलब मेरे साथ हुआ था कि टूरिज्म की आप बात कर रहे हो, तो जब हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के जो मतलब जो घुमाने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर, जिनका बिजनेस वहाँ चलता है टूरिस्ट से, वो ऐसे बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि अच्छा आप कहाँ से हो, तो बोले गुजरात अहमदाबाद से है। अच्छा आप इंडिया से, मतलब हिंदुस्तान से आए हो, कैसा लगा कश्मीर हमारा। तो एक जो मानसिकता है कि अभी भी उनको ऐसे ही लग रहा है कि ये भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पीओके जो है, कश्मीर जो है वो अलग ही है और अलग ही देश बनाना चाहते हैं। देखिए 2 पीढ़ियों ने विघटन देखा है वहाँ। बिल्कुल। ये कुछ नई बात नहीं है। लगभग 1960-65 से लगाइए, जब पाकिस्तान वॉर हुई दोबारा, उसके बाद बांग्लादेश की वॉर हुई, बीच में चीन उससे पहले हुआ। लगभग 2 पीढ़ियों ने ये विघटन मन में पाला है कि वो भारत है और ये कश्मीर। अब उसको निकलते-निकलते एक विश्वास देने की जो प्रक्रिया हमारी सरकार ने शुरू की है, इतने बड़े-बड़े प्रयत्न प्रधानमंत्री जी के खुद के इनिशिएटिव से और सरकार के इनिशिएटिव से आए हैं, तो ये काफ़ी कम होता जा रहा है। पहले हमने देखा कि वहाँ का जो स्टूडेंट इधर आता था, वो बहुत कटा हुआ रहता था, वो घुलता-मिलता नहीं था, वो अपने जैसे ही एक आध और कश्मीरी साथी ढूँढता था। अब उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आता है, वो आराम से सबके बीच में बैठ के बात कर रहा है, रिसर्च पेपर्स लिख रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो बदलाव काफ़ी आया है। पर बदलाव लाने में युवा थोड़ी जल्दी करता है। इसलिए अगर आप थोड़ी बड़ी पीढ़ी से चाह रहे हैं कि वो तुरंत बदल जाए, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन एक विश्वास का वातावरण तो ज़रूर आया है। वो अविश्वास अब नहीं रहा कि आप भारत से आए हैं या इंडिया से आए हैं। पहले मुखर होके कहते थे, अब कहते नहीं हैं। बिल्कुल। इस घटना पर हम आते हैं, तो अब यहाँ पर
जबकि नरेंद्र मोदी जी जो सऊदी का प्रवास बीच में ही रोक कर वापिस आए प्रधानमंत्री जी, और अभी जो उन्होंने स्टेप ली है, चाहे वो सिंधु नदी का पानी वाला विषय हो या फिर वीज़ा का जो विषय है या फिर पाकिस्तान एम्बेसी वाला जो विषय है, ये स्टेप में क्या लगता है, क्या बदलाव आएगा आगे? देखिए, ये तो बड़े इमीडिएट स्टेप्स हैं। बिल्कुल। इमीडिएटली जो कर सकते हैं वो स्टेप्स हैं। इसमें भी जो सिंधु ट्रीटी वाला स्टेप है उसमें टाइम लगेगा। अभी तो घोषणा हुई है। हमारे यहाँ 6 नदियाँ हैं, सतलज, रावी, व्यास और सिंधु, चेनाब और चलो। झेलम। नाउ जो सतलज, रावी और ब्यास है वो तो पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में बहती है और भारत के ही क्षेत्र से आगे जाती है। बाकी जो 3 नदियां हैं जिसमें सिंधु नदी एक और है, ये जो 3 नदियां हैं इनकी ट्रीटी है और ट्रीटी 1960 में बनी थी, तो अभी की तो नहीं है। और वो भी 9 साल की बातचीत के बाद बनी थी और इतने संघर्ष हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिंधु नदी की ट्रीटी को चैलेंज किया गया हो। लेकिन उसका प्रोविजन ये है कि जो पानी है, पानी भारत और पाकिस्तान दोनों ही अच्छे जुडिशियसली मतलब ईमानदारी से यूज कर सके, इतना ही है। आज की बात कहें तो भारत में जो सिंधु नदी का या इन दो नदियों का पानी रोकने की व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो हम विश्वास से ही चल रहे थे कि ये तो हमें देना ही है पानी। अब हमने घोषणा की है कि इसको रोकेंगे, तो रोकने के लिए कुछ तो इंतजाम करने पड़ेंगे हमें। हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं अलग अलग जगह पर। तो नीति हमने रोकी है, थोड़ा समय लगेगा इसका प्रभाव आते हैं। घोषणा का प्रभाव जल्दी हो जाएगा। जहाँ तक वीजा की बात है, वो सार्क देशों से जो निमित्त होकर आए हैं वीजा, वो कैंसिल हुए हैं। उसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी अभी भी भारत में रह जाएंगे, क्योंकि चाहे वो जो सीए के निमित्त आते हैं वो वाले पाकिस्तानी हो, चाहे जो हेल्थ ट्रीटमेंट बहुत बड़ा क्वांटम है जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, उनको स्पेशल वीजा दिया जाता है, वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो हिंदू हो जो वहां से दुर्दांत क्षेत्रों से उसमें भगाए गए हैं स्थितियों में, वो हिंदू, सिंधी। तो अभी भी ये प्रश्न तो है, थोड़ी क्लैरिटी और आए तब इस पर चर्चा कर सकते हैं। उच्चायनिक बिल्कुल ठीक है कि हमें राजनयिक क्यों रखने हैं वहाँ, रक्षा सलाहकार और जो दूसरे सलाहकार हमने वापस बुलाए हैं। तो कठिन समय में कठिन निर्णय ही लिए जाते हैं और ये इन निर्णयों ने बिल्कुल ये एक वाजिब जवाब दिया है, जिसको हम कहेंगे तुरंत जवाब। तो एक तरह का तुरंत जवाब मैं कहूँगी। वीज़ा वाले विषय पर थोड़ा मुझे जानना था, क्योंकि सीमा जल मंच जो है वह विस्थापित हिंदुओं के लिए भी कार्य करता है। जो हिंदू पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं, जो भारत में आते हैं, तो कहाँ पर रहेंगे उनकी व्यवस्था रहती है। तो क्या वो जो हिंदू है वह भी, मतलब उनका वीज़ा भी कैंसल होगा या फिर उनके लिए प्रावधान है कि वो देखिए, कल के एनईए के वक्तव्य में कहीं धर्म के नाम पे अलग तो किया नहीं है उन्होंने कि जो हिंदू यहाँ रह रहे हैं वीजा पे वो रह जाएं और बाकी लोग वापस चले जाएं। तो आज की तारीख में तो जिनकी नागरिकता स्वीकृत नहीं हुई है वो सब वीजाधारी ही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये थोड़ा प्रश्न और गहराई से देखने वाला है, क्योंकि जो अपना घर बार छोड़ के यहाँ आ गए, अब हम कह रहे हैं जाओ, तो ये और भी ज्यादा कठिन उन लोग के लिए होगा। तो मुझे लगता है सरकार इसमें संवेदनशील है, सरकार के ध्यान में ये बात है, इसीलिए उन्होंने कहा है सार्क वाला वीजा। उन्होंने जो सीधा सीधा वीजा लेकर आए हैं पाकिस्तान के नागरिक, शायद उनके ऊपर अभी हाथ नहीं रखा है। सार्क की विशेष परिस्थितियों में जिनको वीजा मिला है, सिर्फ उन्हें ही फिलहाल कैंसिल किया गया है। जो पाकिस्तान वापस चले गए, जो आतंकवादी वापस मतलब भारत में आकर, ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान वापस चले गए, तो आपका इतना प्रवास रहा है कश्मीर में, तो क्या मतलब सीमाओं पर सरल है उतना आवागमन करना, पाकिस्तान से भारत में आना कैसे? जहाँ पहाड़ियां हैं वहाँ बाउंड्री नहीं, हम्म। हमारी बाढ़ नहीं लगी है और जो लोग सीमा पार आते हैं जाते हैं उनको निश्चित रूप से कुछ रास्ते ऐसे पता होंगे और दुर्गम क्षेत्रों में यात्रा करने की उनकी तैयारियां भी रहती होंगी जिसे वो पार कर सकते हो। थोड़ी कड़ी व्यवस्थाएं हैं हमारी, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है सीमा पार जाना, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसमें भी कुछ लोकल्स निकले हैं जिन्होंने शायद उनकी सहायता की हो।
और उधर भी हो सकते हैं जो लोग करें। तो ये एक सुरक्षा से लगा हुआ प्रश्न है जिसमें कि पिछले दिनों सैनिक जो हमने बल था वो कहीं-कहीं से रिलोकेट किया है। अब वापस से शायद उसे रिलोकेट करना होगा अगर हमें सीमा पार से टोटल इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है तो। अच्छा, अंत में मुझे ये जानना है कि जो समग्र भारतवासी है, क्योंकि हम मानते हैं कि मतलब गुजरात पर है तो सिर्फ गुजरात की ही चिंता करना हमारा दायित्व नहीं है, पूरे भारत की चिंता करना दायित्व है। तो कश्मीर को लेकर जैसे कि 370 के बाद लोगों का जो आवागमन बढ़ गया था, टूरिज्म वहां पर बढ़ गया था, लोग इन्वेस्ट करना वहां पे शुरू कर रहे थे। तो अभी की स्थिति में जो भारतवासियों में जो एक डर आ गया है, आगे जाकर क्या करना चाहिए वहां पर, और किस तरह से वहां पे कार्य आगे बढ़ना चाहिए? देखिए पहले तो ये कि बहुत ही शौक की घड़ी है, क्योंकि वैकेशन आदमी 1 साल पहले से तैयार हो जाता है, अगले साल कहाँ जाएँगे, बच्चों को कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है। मुरारी बापू की कथा चल रही है, कुछ लोग तो कथा अटेंड करने गए थे। तो ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं था कि इस बार कश्मीर जाएँगे। इतनी प्लानिंग के साथ आप पूरा पर्यटन करते हैं, आपके साथ वो घोड़े वाला भी है, वो पद्दी पे लेके चलने वाला भी है, आपका सामान उठाने वाला भी है, सब है। तो उन सबके साथ तारतम्य बनाते हुए अच्छा जो जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं उनके, वो इतना खुशी का माहौल है कि सब जैसे वाक़ई मन से तृप्त थे उस पूरे पर्यटन से। उसके सामने यदि हम डर की बात करें, तो मुझे ये लगता है कि ये स्वाभाविक है, ये एक रिएक्शन है डर, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है। लेकिन अगर सरकार उसके सामने उतना ही एक सुनियोजित रक्षा तंत्र खड़ा करती है, कोई एक्शन लेती है, कोई वहाँ पे लोकल सरकार को इस तरह का चिन्ह देती है कि भई माहौल सुरक्षित है, एक घटना हो गई है, पर वो घटना तो ऐसी घटनाएँ भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी होती रही हैं। इतनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं न कहीं हमने पहले भी झेला है आतंकवाद को। इसका मतलब ये नहीं कि उस रीजन में ही जाना बंद हो गया है। इतने हमने ब्लास्ट देखे भारत में, इतनी तरह के आतंकवादी घटनाएँ देखी हैं, कि यदि हम ये एक सामने बैठा दें, कि भई आतंकवाद जो है वो डर के ही लिए किया जाता है। वो रीजन को उससे हम डर के बंद कर दें, तो ये हमारा गलत एक उत्तर होगा। अगर हम थोड़ा मेहनत करके इस पे बात करें, इस पे चर्चा करें, इसकी आगे तक इस विषय को लेके जाएँ, तो जो आम नागरिक है या जो इन्वेस्टर है या जो बिज़नेसमैन है, वो हो सकता है अभी थोड़ा रुके, लेकिन उसके बाद वो डर जितनी जल्दी निकले, उतना ही अच्छा है। मगर इसमें मुझे लगता है कि तीनों पक्षों को बहुत मेहनत करनी होगी, सरकार को, जम्मू कश्मीर के निवासियों को और जो वहाँ जाने वाले हैं, जो इस राज्य के बाहर के लोग जाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से मतलब जो विषय है कि अभी अ, ये आतंकवाद की वजह से या फिर ये जो टेररिज्म जो अटैक हुआ उसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत तनाव का माहौल है, लेकिन भविष्य में वापिस जो कश्मीर है वो हमारा है, और वो कश्मीर जहाँ पर हम लोग पहले भी हम प्लान करते थे, हम जाते थे, उसी तरह से वो कश्मीर आगे भी चलने वाला है। तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आगे वहाँ पर सुरक्षा तंत्र तैनात है और वो जो कार्यरत वहाँ पर रहने वाला है। हम ऐसे ही विषयों के साथ वापिस आते रहेंगे। सीमा संवाद जो है, ये सीमा के विषय को लेकर या फिर सीमा पे जो समस्या है, गाँव में समस्या है, उसको लेकर चर्चा करता रहता है। तो हम इसी विषय पर दोबारा मिलेंगे। नमस्ते।